नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की दुनिया में जब कोई देश अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा फैसला लेता है तो उसके पीछे सिर्फ हथियार खरीदने की मंशा नहीं होती। उसके पीछे भविष्य की चुनौतियां, अपनी संप्रभुता की चिंता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की एक लंबी कहानी छिपी होती है। आज हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जिसने तुर्की के साथ एक ऐसा रक्षा सौदा किया है जो आने वाले कई सालों तक दक्षिण पूर्व एशिया की सामरिक तस्वीर को प्रभावित करेगा। इंडोनेशिया ने तुर्की से 48 KAN लड़ाकू जेट खरीदने का फैसला किया है। यह कोई मामूली जेट नहीं है, बल्कि यह 5वीं पीढ़ी का एक आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे तुर्की ने बड़े गर्व के साथ खुद विकसित किया है। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यह तुर्की के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है। यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इंडोनेशिया ने अमेरिका, रूस या यूरोप के स्थापित जेट्स को छोड़कर तुर्की के KAN को क्यों चुना? इस सवाल का जवाब इंडोनेशिया की बदलती जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं में छिपा है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह वाला देश है, जिसकी समुद्री सीमाएं बहुत लंबी हैं। अपनी इन सीमाओं की रक्षा और अपनी वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार करने का दबाव उस पर लगातार बना हुआ है। उसके पुराने पड़ते लड़ाकू विमान जैसे कि अमेरिकी F-16 अब नई पीढ़ी की चुनौतियों का सामना करने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसीलिए इंडोनेशिया एक ऐसे लड़ाकू विमान की तलाश में था जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो, बल्कि जो उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन में भी हिस्सेदारी दे। यह सौदा जकार्ता में चल रहे इंडो डिफेंस 2025 एक्सपो के दौरान हुआ, जब दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की कुल कीमत लगभग $10 बिलियन यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सौदे के तहत इंडोनेशिया को अगले 10 सालों में ये 48 विमान मिलेंगे। ये सिर्फ विमानों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि यह दो उभरती हुई शक्तियों के बीच एक गहरी होती साझेदारी का संकेत है। एक तरफ तुर्की है, जो खुद को एक प्रमुख हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करना चाहता है, और दूसरी तरफ इंडोनेशिया है, जो अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी घरेलू रक्षा उद्योग की नींव भी मजबूत करना चाहता है। यह सौदा इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधता है। KAN जेट, जिसका तुर्की भाषा में मतलब शासक या राजा होता है, तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान इसी साल यानी 2024 की शुरुआत में भरी थी और दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस विमान को बनाने का मकसद अमेरिका के F-35 जैसे विमानों को टक्कर देना है। जब कोई देश इतना बड़ा और महंगा सौदा करता है तो वह सिर्फ हार्डवेयर नहीं खरीदता, बल्कि एक पूरी इकोसिस्टम खरीदता है। इसमें पायलटों की ट्रेनिंग, रखरखाव, कलपुर्जों की सप्लाई और सबसे बढ़कर तकनीक का हस्तांतरण शामिल होता है। इंडोनेशिया के लिए यह सौदा उसकी वायुसेना को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और उसे इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इंडोनेशिया ने अमेरिका, रूस या यूरोप के स्थापित जेट्स को छोड़कर तुर्की के KAN को क्यों चुना? इस सवाल का जवाब इंडोनेशिया की बदलती जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं में छिपा है। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह वाला देश है, जिसकी समुद्री सीमाएं बहुत लंबी हैं। अपनी इन सीमाओं की रक्षा और अपनी वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार करने का दबाव उस पर लगातार बना हुआ है। उसके पुराने पड़ते लड़ाकू विमान जैसे कि अमेरिकी F-16 अब नई पीढ़ी की चुनौतियों का सामना करने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसीलिए इंडोनेशिया एक ऐसे लड़ाकू विमान की तलाश में था जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो, बल्कि जो उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन में भी हिस्सेदारी दे। यह सौदा जकार्ता में चल रहे इंडो डिफेंस 2025 एक्सपो के दौरान हुआ, जब दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की कुल कीमत लगभग $10 बिलियन यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सौदे के तहत इंडोनेशिया को अगले 10 सालों में ये 48 विमान मिलेंगे। यह सिर्फ विमानों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि यह दो उभरती हुई शक्तियों के बीच एक गहरी होती साझेदारी का संकेत है। एक तरफ तुर्की है, जो खुद को एक प्रमुख हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करना चाहता है, और दूसरी तरफ इंडोनेशिया है, जो अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी घरेलू रक्षा उद्योग की नींव भी मजबूत करना चाहता है।
यह सौदा इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधता है। केएन जेट, जिसका तुर्की भाषा में मतलब शासक या राजा होता है, तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान इसी साल यानी 2024 की शुरुआत में भरी थी और दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस विमान को बनाने का मकसद अमेरिका के F-35 जैसे विमानों को टक्कर देना है। जब कोई देश इतना बड़ा और महंगा सौदा करता है तो वह सिर्फ हार्डवेयर नहीं खरीदता, बल्कि एक पूरी इकोसिस्टम खरीदता है। इसमें पायलटों की ट्रेनिंग, रखरखाव, कल पुर्जों की सप्लाई और सबसे बढ़कर तकनीक का हस्तांतरण शामिल होता है। इंडोनेशिया के लिए यह सौदा उसकी वायुसेना को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और उसे इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। किसी भी देश के लिए उसकी वायुसेना उसकी संप्रभुता की पहली रक्षा पंक्ति होती है। आसमान पर जिसका नियंत्रण होता है, जमीन पर भी उसी का दबदबा कायम रहता है। इंडोनेशिया, जो हजारों द्वीपों से मिलकर बना एक देश है, इस बात को अच्छी तरह समझता है। उसकी वायुसेना के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, उसे अपनी विशाल समुद्री और हवाई सीमाओं की निगरानी करनी है और दूसरी, उसे दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। इन चुनौतियों का सामना पुराने पड़ चुके विमानों के बेड़े से नहीं किया जा सकता। इंडोनेशिया की वायुसेना में अभी भी अमेरिकी F-16 और रूसी सुखोई विमानों के पुराने संस्करण शामिल हैं, जो अब चौथी पीढ़ी के माने जाते हैं। आज की जंगें 5वीं पीढ़ी की तकनीक पर लड़ी जा रही हैं। ये ऐसी तकनीकें हैं जहां लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसे स्टेल्थ तकनीक कहते हैं। दुनिया की बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, F-35, चीन, J-20 और रूस Su-57 पहले ही ऐसे विमान बना चुकी है। ऐसे में अगर इंडोनेशिया को अपनी रक्षा क्षमता को बनाए रखना है तो उसे भी अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण करना ही होगा। रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना को आधुनिक बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केएन जेट की खरीद इसी बड़ी योजना का एक अहम हिस्सा है। इंडोनेशिया ने पहले भी दूसरे देशों के साथ मिलकर लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश की है। वह दक्षिण कोरिया के KF-21 प्रोग्राम का हिस्सा रहा है, लेकिन भुगतान और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े कुछ विवादों के कारण यह साझेदारी बहुत सहज नहीं रही। ऐसे में तुर्की का केएन जेट एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरा। तुर्की ने इंडोनेशिया को न केवल एक आधुनिक विमान देने का वादा किया, बल्कि उसे टेक्नोलॉजी में भागीदार बनाने का भी प्रस्ताव दिया। यह इंडोनेशिया के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इससे उसे सिर्फ तैयार विमान ही नहीं मिलेंगे, बल्कि भविष्य में खुद ऐसे विमान बनाने की क्षमता भी हासिल होगी। यह मेक इन इंडोनेशिया की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केएन जेट की यह खरीद इंडोनेशिया के लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक मजबूरी भी है। अगर उसे अपने पड़ोस में शक्ति संतुलन बनाए रखना है और भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना है, तो उसे अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाना ही होगा। पुराने विमानों का रखरखाव भी महंगा होता जाता है और वे युद्ध के मैदान में कारगर भी नहीं रहते। यह सौदा इंडोनेशिया को एक ही बार में कई पीढ़ियों की तकनीकी छलांग लगाने का मौका देता है। यह उसे चौथी पीढ़ी के विमानों के दौर से निकालकर सीधे 5वीं पीढ़ी के क्लब में शामिल कर देगा, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी सामरिक उपलब्धि है। अब जरा केएन फाइटर जेट की उन खासियतों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से इंडोनेशिया ने इस पर इतना बड़ा दांव लगाया है। यह सिर्फ एक तेज उड़ने वाला विमान नहीं है, बल्कि यह हवा में उड़ता एक सुपर कंप्यूटर है, जो आज की आधुनिक जंग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी स्टेल्थ तकनीक। इसका मतलब है कि इसकी बनावट और इस पर इस्तेमाल किया गया खास मटेरियल ऐसा है कि यह दुश्मन के रडार पर बहुत छोटा दिखाई देता है, या कई बार तो दिखाई ही नहीं देता। यह खूबी इसे दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर बिना पता लगे हमला करने और सुरक्षित वापस आने की क्षमता देती है। दूसरी बड़ी खासियत है इसका सुपर क्रूज क्षमता। ज्यादातर लड़ाकू विमानों को अपनी सुपरसोनिक यानी आवाज से भी तेज रफ्तार हासिल करने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा ईंधन खर्च होता है। लेकिन केएन जेट बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए ही लंबे समय तक सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है।
यह क्षमता उसे कम ईंधन में ज्यादा दूरी तक तेजी से पहुंचने में मदद करती है, जो इंडोनेशिया जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले देश के लिए बहुत उपयोगी है। यह उसे अपने मिशन को तेजी से और ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा करने की ताकत देता है। तीसरी और शायद सबसे भविष्यवादी खासियत है इसका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एवियोनिक्स सिस्टम। इसका मतलब है कि विमान का कंप्यूटर पायलट को फैसले लेने में मदद करता है। यह सिस्टम युद्ध के मैदान की पूरी तस्वीर, जिसमें दुश्मन के विमान, मिसाइलें और रडार शामिल हैं, पायलट के सामने एक आसान फॉर्मेट में पेश करता है। इतना ही नहीं, यह विमान दूसरे ड्रोन्स के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर सकता है। यानी KAN का पायलट अपने विमान से ही कई लड़ाकू ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है, जो उसके साथ मिलकर हमला करेंगे। यह ड्रोन टीमिंग की क्षमता इसे और भी घातक बना देती है। चौथी खासियत इसकी मल्टी रोल क्षमता है। ये विमान हवा से हवा में, यानी दुश्मन के विमानों को मार गिराना, और हवा से जमीन पर, यानी जमीनी ठिकानों पर बमबारी करना, दोनों ही भूमिकाएं एक साथ निभा सकता है। यह कई तरह के आधुनिक हथियार, जैसे कि लंबी दूरी की मिसाइलें और स्मार्ट बम ले जाने में सक्षम है। तुर्की इस विमान के लिए घरेलू स्तर पर भी कई तरह के हथियार विकसित कर रहा है। इंडोनेशिया को इस सौदे के तहत सिर्फ विमान ही नहीं, बल्कि यह पूरा हथियार पैकेज और इसकी तकनीक भी मिलेगी, जो उसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। यह विमान सही मायनों में आसमान का एक शासक बनने की क्षमता रखता है। यह सौदा इंडोनेशिया के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आएगा, जिसके फायदे सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। सबसे पहला और सीधा फायदा तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा। 48 KAN जेट्स के शामिल होने से इंडोनेशिया की वायुसेना दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर वायुसेनाओं में से एक बन जाएगी। यह उसे अपनी समुद्री सीमाओं, खासतौर पर चीन के साथ विवादित नथुना सागर क्षेत्र में अपनी दावेदारी को और मजबूती से पेश करने की ताकत देगा। एक मजबूत वायुसेना किसी भी संभावित हमलावर को रोकने का काम करती है, और यह सौदा इंडोनेशिया की प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटेरेंस पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरा बड़ा फायदा आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में होगा। इस सौदे की सबसे अहम शर्तों में से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन है। इसका मतलब है कि तुर्की विमान बनाने की तकनीक इंडोनेशिया के साथ साझा करेगा और विमान के कुछ हिस्सों का निर्माण इंडोनेशिया में ही किया जाएगा। इससे इंडोनेशिया के घरेलू एरोस्पेस उद्योग को एक नई जिंदगी मिलेगी। वहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। यह सौदा इंडोनेशिया को सिर्फ एक खरीदार से आगे बढ़ाकर एक निर्माता बनने की राह पर ले जाएगा। भविष्य में वह विमानों के रखरखाव और अपग्रेडेशन के लिए भी आत्मनिर्भर बन सकता है। दूसरा बड़ा फायदा आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में होगा। इस सौदे की सबसे अहम शर्तों में से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन है। इसका मतलब है कि तुर्की विमान बनाने की तकनीक इंडोनेशिया के साथ साझा करेगा और विमान के कुछ हिस्सों का निर्माण इंडोनेशिया में ही किया जाएगा। इससे इंडोनेशिया के घरेलू एरोस्पेस उद्योग को एक नई जिंदगी मिलेगी। वहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। यह सौदा इंडोनेशिया को सिर्फ एक खरीदार से आगे बढ़ाकर एक निर्माता बनने की राह पर ले जाएगा। भविष्य में वह विमानों के रखरखाव और अपग्रेडेशन के लिए भी आत्मनिर्भर बन सकता है। तीसरा फायदा कूटनीतिक स्तर पर है। यह सौदा इंडोनेशिया और तुर्की के बीच एक मजबूत सामरिक साझेदारी की नींव रखता है। दोनों ही G20 के सदस्य और बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, जो वैश्विक मंच पर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। यह रक्षा सौदा दोनों देशों को और करीब लाएगा और वे अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया ने हाल ही में तुर्की के साथ बेकर लड़ाकू ड्रोन बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध कितने गहरे हो रहे हैं। यह साझेदारी इंडोनेशिया को पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने का भी एक विकल्प देती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि KAN जेट का यह सौदा इंडोनेशिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह उसकी वायुसेना को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके कद को बढ़ाएगा। बेशक
इस सौदे को जमीन पर उतारने में कई चुनौतियां आएंगी, जैसे कि समय पर डिलीवरी, पायलटों की ट्रेनिंग और नई तकनीक को सेना में पूरी तरह से शामिल करना। लेकिन अगर इंडोनेशिया इन चुनौतियों से पार पा लेता है तो यह फैसला आने वाले दशकों तक उसकी सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी बनेगा। यह सिर्फ लड़ाकू विमानों की खरीद नहीं है, यह भविष्य में एक ताकतवर राष्ट्र बनने का निवेश है।